अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन क्रोमेटोग्राफी का। इंट्रोडक्शन के चैप्टर में हमने पहले टॉपिक देख लिए हैं कि जनरल कॉन्सेप्ट उसके बारे में, उसकी टाइप्स। आज जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ये है थ्योरेटिकल प्लेट। थ्योरेटिकल प्लेट क्या होती है, उसके नाम से पता चल रहा है कि ये रियल नहीं होगा, बल्कि क्या होगी, इमेजिनरी चीज़ होगी, थ्योरेटिकली होगा। डेफिनेशन इसकी क्या होती है, एन इमेजिनरी कंस्ट्रक्ट होता है क्रोमेटोग्राफी डोनेटिंग a segment of a column in which one equilibrium of solute occurs के एक बार इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रेशन होती है किन दो के दरमियान में, स्टेशनरी और मोबाइल फेज के दरमियान में। डायग्राम की मदद से देखते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे ये कॉलम है तो उसमें ना हम इमेजिनरी ये कुछ छोटे छोटे टुकड़े बनाए हुए हैं, सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, और इस हर सेगमेंट के अंदर एक बार क्या हो रही है, सेपरेशन हो रही है। एक बार जैसे हम वो सेपरेटिंग फनल में करते हैं ना, वैसे सेपरेशन हो रही है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस हो रहा है। जब वो इक्विलिब्रियम हो जाता है फिर इसके बाद यहाँ से मटेरियल को किधर भेज देते हैं, दूसरे वाले थ्योरेटिकल प्लेट में। फिर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है तो तीसरी थ्योरेटिकल प्लेट में आ जाता है। लेकिन शुरू में एक चीज हमने कही कि ये थ्योरेटिकल और इमेजिनरी चीज है, तो इसलिए हम कोई लाइनें डिफाइन नहीं कर सकते कि कंसीडर ऐसा किया जाता है कि इस तरह की जगह मौजूद होगी, लेकिन उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये कहाँ से कहाँ तक है। ये जस्ट दिखाने के लिए हमने लाइनें ड्रॉ की हुई हैं कि ये प्लेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या होता है, हम इसको कॉन्सेप्ट को क्यों इस्तेमाल करते हैं कि ये मेयर करता है किसको, कॉलम एफिशिएंसी को। कि हम जब अगर बताना हो ना कि कॉलम कितना ज्यादा एफिशिएंट है, ये कितनी अच्छी सेपरेशन शो करता है, तो उसको बताने का तरीका ये होता है कि ये कितनी थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं इसमें। जितनी थ्योरेटिकल प्लेट्स होंगी वो उसका क्या होगा, कॉलम की एफिशिएंसी होगी। अब इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट इज इक्वल टू एल ओवर एच। अब यहाँ पे एल का मतलब क्या है, पड़ा नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स, एन का मतलब नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स, एल का मतलब लेंथ ऑफ कॉलम, एच इज इक्वल टू थ्योरेटिकल प्लेट हाइट। कि एक प्लेट जो है वो कितनी थिकनेस की है, हम इसको थिकनेस भी बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने दो कॉलम का कंपैरिजन करके दिखाया है कि अगर एक कॉलम इतना बड़ा है, इसकी लेंथ इतनी सारी है, और दूसरे कॉलम की लेंथ थोड़ी है, तो आप इन दोनों में से कंपेयर करके बताएं कहाँ पे थ्योरेटिकल प्लेट ज्यादा होंगी। यकीनन ये बड़े वाले कॉलम में थ्योरेटिकल प्लेट ज्यादा होंगी। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे देखें, जब प्लेट्स ज्यादा होंगी तभी तो ये ज्यादा लेंथ में इंक्रीज हो गया ना। और ये इसकी लेंथ क्यों कम है, क्योंकि इसके पास थ्योरेटिकल प्लेट्स भी कम है। तो एक चीज पता चल गई कि जो लेंथ है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये देखें फार्मूला भी बता रहा है कि जितनी लंबाई ज्यादा होगी उतनी थ्योरेटिकल प्लेट्स भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, लेकिन साथ एक और फैक्टर आ रहा है हाइट का, कि अगर हाइट जो होगी बढ़ेगी तो थ्योरेटिकल प्लेट्स कम होंगी। ये इनवर्स रिलेशन में आ रहे हैं। यहाँ पे डायग्राम की मदद से देखते हैं। अब देखें ये दोनों कॉलम की लेंथ सेम है, लेंथ सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लेट हाइट में फर्क है। यहाँ पे देखिए प्लेट की हाइट क्या है, बहुत थोड़ी सी है, थिकनेस बहुत कम है। यहाँ पे प्लेट की थिकनेस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इधर थ्योरेटिकल प्लेट बहुत सारी हैं, जबकि यहाँ पे थ्योरेटिकल प्लेट्स क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। कितनी हो गई हैं, जस्ट कितनी रह गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जस्ट ये 11 थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं। ठीक है, जबकि इसके केस में क्या होगा, वो 11 से तो ज्यादा ही है। तो ये वाला ज्यादा एफिशिएंट कॉलम होगा, जबकि ये वाला कम एफिशिएंट कॉलम है। अब इन दो कॉलम को कंपैरिजन करते हैं कि अगर लेंथ बढ़ाने से ये नहीं है कि फिर वो यानी कि एफिशिएंसीज बढ़ती जाएगी, बल्कि ये अब मैंने दोनों कॉलम सेम रखे हैं ये वाले। इस कॉलम में भी 11 प्लेट्स हैं, इस कॉलम में भी 11 प्लेट्स हैं। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है कि इसकी प्लेट हाइट क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो अब चाहे इसकी लेंथ ज्यादा है, चाहे इसकी लेंथ
ज्यादा है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, इसी कॉलम जितनी होगी। ठीक है, रीजन क्या होगा, क्योंकि इन दोनों में थ्योरेटिकल प्लेट्स जो हैं वो क्या है, बराबर अमाउंट में है। इधर भी 11 प्लेट्स हैं, इधर भी 11 प्लेट्स हैं। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि कॉलम में जितनी थ्योरेटिकल प्लेट्स होंगी वो उसकी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। कैलकुलेट कैसे करते होते हैं थ्योरेटिकल प्लेट्स को, एक तो फार्मूला देखा, लेकिन उसमें हाइट को मापने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि इमेजिनरी चीज है। तो एक और फार्मूला हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंट की मदद से, और ये फार्मूला है अपना 16, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ, टी आर ओवर डब्ल्यू के स्क्वायर के साथ। डायग्राम में देखते हैं, इस ग्राफ के अंदर ये एक क्रोमेटोग्राम बना हुआ है। ये जो टाइम होता है ये हमने पढ़ा हुआ है पीछे जो बेसिक टर्म वाले टॉपिक में। टोटल टाइम जो सेपरेशन का होता है इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन टाइम, और इसको क्या बोलते होते हैं, पीक विड्थ। तो इन दो की रेशियो को अगर स्क्वायर लिया जाए और 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको क्या मिल जाता है हमें, थ्योरेटिकल प्लेट्स। तो ये यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं पड़े, ये आर मैंने बता दिया रिटेंशन टाइम, और डब्ल्यू क्या, पीक विड्थ। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम थ्योरेटिकल प्लेट को काउंट भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक एफिशिएंसी को बताने के लिए वान लिमिटर इक्वेशन। इक्वेशन जो है ये क्या होती है, इज बेस्ट नोन एंड मोस्ट यूज टू एक्सप्लेन द किसके, डिटरमाइन द कंडीशन फॉर एफिशिएंट सेपरेशन। ये एफिशिएंसी को बताने के लिए एक तरीका है, अपना इक्वेशन इंट्रोड्यूस करती है एक नया कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है अपना हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट। ठीक है, कि यहाँ पे उसने कहा कि प्लेट हाइट एक फैक्टर कांस्टेंट होता है, लेकिन जब हमने कहा ना एक्सपेरिमेंट से निकलता होता है इसका आंसर। तो एक्सपेरिमेंट में ना पता चलता है कि कॉलम भी सेम था, पैकिंग भी सेम थी, हर चीज सेम थी, लेकिन कुछ फैक्टर चेंज करने से ना ऐसे लगता है कि थ्योरेटिकल प्लेट्स बढ़ गई हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट एक नया आ गया कि हाइट इक्विवेलेंट, कि प्लेट की हाइट नहीं रखी, उन्होंने कहा वो हाइट का क्या है, इक्विवेलेंट है, कि भाई उसके बराबर है, लेकिन असल में ये हाइट को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, लेकिन लगता है ऐसे कि ये क्या है, हाइट है, तो इसलिए इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है HETP, हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट। इक्वेशन एक्सप्लेन करती है वो फैक्टर जो ये जो HETP है इसको क्या करती है, कम करते हैं, क्योंकि हमने देखा ना कि कम हाइट होगी तो ज्यादा प्लेट्स पैक हो सकेंगी। डायग्राम ये साथ मैंने मेंशन कर दिया, ये देखें, लंबाई बराबर है, इधर प्लेट हाइट ज्यादा है, प्लेट हाइट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, थ्योरेटिकल प्लेट्स कम आ सकेंगी यहाँ पे, और यहाँ पे प्लेट हाइट क्या है, थोड़ी है, और अगर प्लेट हाइट थोड़ी होगी तो फिर ज्यादा प्लेट्स इतनी जगह पे आ सकती हैं। इक्वेशन ये है बड़ी, आपका जब शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन होता है वान लिमिटर इक्वेशन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन होती है H इज इक्वल टू A प्लस बी ओवर म्यू बार प्लस सी म्यू बार। यहाँ पे हम फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि ये A B C क्या है, और ये जो H लिखा हुआ है ये क्या है, हाइट इक्विवेलेंट टू द थ्योरेटिकल प्लेट, HETP। H का मतलब कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, HETP कहते हैं उसको। A एडी डिफ्यूजन होता है, B लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन या मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, C होता है रेजिस्टेंस इन मास ट्रांसफर, इंटरफेस मास ट्रांसफर। इन तीनों फैक्टर्स को हम देखते हैं आगे, इनका क्या मतलब होता है, एडी डिफ्यूजन क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन, और रेजिस्टेंस इन इंटरफेस मास ट्रांसफर। और एक फैक्टर है अपना म्यू बार, उसको कहते हैं एवरेज लीनियर वेलोसिटी। अब पहला फैक्टर है अपना एडी डिफ्यूजन, ए जिसको हमने कहा था, ये होता है स्प्रेडिंग ऑफ सोल्यूट ड्यू टू वैरायटी ऑफ वेरिएबल लेंथ पाथ अवेलेबल बिटवीन द स्टेशनरी फेज पार्टिकल्स। ये जो है ये किसकी वजह से होती है, पाथवेज डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पीड में फर्क आता है और मॉलिक्यूल स्प्रेड हो जाते हैं। डायग्राम से देखते हैं, ये 3 मॉलिक्यूल नीचे आ रहे थे, अगर ये पाथ बिल्कुल सीधे होते, स्ट्रेट होते, तो तीनों बराबर स्पीड से नीचे आते और बराबर रहते। लेकिन क्या हुआ कि कुछ जो थे वो लेंथी रास्ते से गुजर गए और कुछ स्ट्रेट रास्ते से आ गई, जैसे कि वाला है,
तो ये काफी आगे निकल जाएगा। जब ऐसे होगा तो कुछ पार्टिकल आगे चले जाएंगे बहुत ज्यादा आगे, और कुछ पार्टिकल थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल स्प्रेड हो रहे हैं। तो इसलिए इसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल होता है, डिफ्यूजन। तो इसको क्या बोलते हैं, एडी डिफ्यूजन, कि जो वेरिएबल पाथ की वजह से मॉलिक्यूल्स कुछ पीछे रह जाएं और कुछ मॉलिक्यूल्स आगे रह जाएं। फॉर्मूला इसका होता है A इज इक्वल टू 2 लैम्डा और DP। फैक्टर्स ये दो लिखे हुए, इनको देखते हैं क्या होता है। लैम्डा जो है एक एम्पिरिकल कांस्टेंट है जो कि कॉलम पैकिंग पे बेस करता है। DP होता है एवरेज पार्टिकल डायमीटर, कि पार्टिकल कितना बड़े हैं। अब देखें, बारीक पार्टिकल्स होंगे तो क्या होगा, वो उनके ऊपर से रास्ते में से मुड़ के नहीं जाना पड़ेगा। जैसे ये पार्टिकल बड़ा है तो उसको रास्ते से बहुत ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। और अगर कोई पार्टिकल छोटा होता, बारीक होता, तो फिर उसको इतना लंबा ये सर्कुलर पाथ एक्स्ट्रा कवर ना करना पड़ता, बल्कि वो सीधा पार्टिकल के साथ से ही होते हुए नीचे आ जाता। तो जितने पार्टिकल का साइज छोटा होगा उतना एडी डिफ्यूजन क्या होगी, कम होगी। और इक्वेशन में नजर आ रहा है, ये देखें, अगर A कम होगा तो H भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन में है ना। A डायरेक्ट रिलेशन टू H, B भी डायरेक्ट रिलेशन है H के साथ, और C भी डायरेक्ट रिलेशन है H के साथ। तो इसका मतलब A, B और C इन तीनों को क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं A को स्मॉल करने का तरीका क्या होगा, पार्टिकल बारीक हो। अगर छोटे पार्टिकल्स होंगे तो फिर क्या होगा, एडी डिफ्यूजन में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन। इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, स्प्रेडिंग ऑफ सोल्यूट होती है ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद इन द कॉलम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से डिफ्यूजन का डायग्राम से देखते हैं क्या मतलब बनता है। ये हमारे पास एक क्रोमेटोग्राफिक कॉलम है बड़ा, वही जैसे जहां पे अभी हमने सेपरेशन देख रहे थे। और ये यहाँ पे जो ये वाली जगह है ना, ये हमारे पास सैंपल है। ठीक है, अब इस सैंपल के ऊपर इधर ऊपर से क्या आएगा, मोबाइल फेज। मोबाइल फेज इसको अपने अंदर डिसॉल्व करेगा और आगे नीचे की तरफ लेके जाएगा ये वाले एरिया में। तो इसको बोलते होते हैं इंजेक्शन जोन, के जहां पे हमने क्या किया, उसको सॉल्व, जो मोबाइल फेज ऐड करने से पहले सैंपल लगाना होता है। ये ऊपर से मोबाइल फेज आ गया। जब मोबाइल फेज आया तो आप इस चीज को शायद ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो हमारे पास जो पार्टिकल्स थे अब वो स्प्रेड हो गए। पहले वो पार्टिकल्स कितनी जगह पे थे, ये जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ था। ठीक है, जब ऊपर से मोबाइल फेज इसके साथ टच करेगा तो क्या होगा, मोबाइल फेज में जो सैंपल है उसकी कंसंट्रेशन नहीं है, कोई भी नहीं है, जीरो अमाउंट है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। तो क्या होगा, ये जो सैंपल है ना, ये खुद ब खुद ऊपर की तरफ डिफ्यूज होने लग जाएगा। ठीक है, हालांकि उसको जाना तो नीचे की तरफ चाहिए। ये देखिए, नजर तो आ रहा है हमें नीचे की तरफ जा रहा है, सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व होकर मोबाइल फेज के साथ नीचे जा रहा है। लेकिन जब वो कनेक्ट होगा ना, इसके साथ टच करेगा आगे, उस वक्त ना ऊपर की तरफ भी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिफ्यूजन हो जाएगी। इसको क्या बोलते होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन बोलते होते हैं, कि वो उसको जाना नीचे चाहिए, नीचे की तरफ डिफ्यूजन शो करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि शुरू में यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन नहीं है पड़ी, तो यहाँ वाली चीज दोनों तरफ डिफ्यूज करेगी, क्योंकि डिफ्यूजन हमने पढ़ा है ना, रैंडम मूवमेंट होती है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती होती कि उसको एक ही तरफ जाना चाहिए। इन मॉलिक्यूल्स को तो नहीं पता ना कि यहाँ पे इस तरह मूव नहीं करना, तो वो क्या होगा, इधर भी डिफ्यूज करेंगे क्योंकि यहाँ भी कंसंट्रेशन कम है, और इधर भी डिफ्यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ठीक है, तो ये इस तरह के स्प्रेड को क्या बोलते होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन। और उसमें से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो ये वाली डिफ्यूजन करती है, जो इस पार्ट की है, कि वो जो सिग्नल होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, कि पहले सिग्नल इतना होना चाहिए था, और अब क्या होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बैक साइड पे चला गया तो सिग्नल अब यहाँ वाला भी काउंट होने लग जाएगा। फार्मूला होता है इसका B इज इक्वल टू 2 गैमा DM। गैमा यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन फैक्टर है बड़ा, ये कांस्टेंट है, और DM जो है वो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है, कि भाई किस स्पीड से वो डिफ्यूज हो सकती हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे,
कि ये जो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन है ना, ये ज्यादातर कहाँ पे होगी, गैस क्रोमेटोग्राफी में, क्योंकि गैस बड़ी तेज डिफ्यूजन करती हैं, लिक्विड फिर कुछ कम अमाउंट में करते हैं, तो लिक्विड्स के केस में, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में ये थोड़ी स्लो होगी। लेकिन जो गैस क्रोमेटोग्राफी है वहां पे ये बहुत वाजे इफेक्ट नजर आएगा। तो इसको खत्म करना है या कम करना है, क्योंकि हमने ऊपर देखा है बी को कम करना पड़ेगा। बी को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे म्यू को इंक्रीज करवा देंगे, क्योंकि ये दो एक दूसरे के क्या है, बड़े इनवर्स रिलेशन में है। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है, हाउ टू रिड्यूस लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन। सबसे पहला तरीका है बड़ा, इंक्रीज द एवरेज लीनियर वेलोसिटी। जब एवरेज लीनियर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, नीचे की तरफ जाने की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, अगर ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश भी करेंगे तो क्या होगा, इधर से आने वाला जो मोबाइल फेज है वो उसको प्रेशर लगा के नीचे की तरफ भेज देगा। ठीक है, तो फ्लो जो है वो, डिफ्यूजन जो है वो एक डायरेक्शन में होगी, दूसरी तरफ डायरेक्शन में कम हो जाएगी, यानी कि ऊपर वाली तरफ कम हो जाएगी डायरेक्शन में। दूसरा है अपना, यूज द कैरियर गैस विद हाई मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मैंने पहले कहा ना ये गैस क्रोमेटोग्राफी में होती है, तो हम कैरियर गैस ऐसी यूज करेंगे कि जिसका मोलर मास ज्यादा हो। मोलर मास ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, यहां से जब वो गुजर रही होगी तो उसके पार्टिकल्स हैवी होंगे, वो इनसे टकरा के इनको नीचे की तरफ भेज देंगे और डिफ्यूजन रेट स्लो कर देंगे। नेक्स्ट है अपना फैक्टर हमारे पास सी। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस इन इंटरफेस मास ट्रांसफर। यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि एज वी नो दैट फाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होता है सोल्यूट को डिस्ट्रीब्यूट करने में। ना हमने देखा होगा जब हम वो करते हैं सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं, तो उसमें शेक करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है कि इसमें इक्विलिब्रियम आने में। जब वो टाइम लगता है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो वो टाइम सफिशिएंट नहीं मिल सकेगा इस काम के लिए। डायग्राम से देखते हैं कैसे होता है ये, कि स्टेशनरी फेज ये लगा हुआ है और इधर से क्या गुजर रहा है, मोबाइल फेज भी गुजर रहा है, और साथ क्या है, ये जो ग्रीन और रेड कलर के है ना, ये सोल्यूट पार्टिकल्स हैं। अब ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स है ना, इनका काम है पड़ा कि इन्होंने मोबाइल फेज के साथ भी रहना है और कुछ टाइम स्टेशनरी फेज के साथ भी गुजारना है। तो ये इक्विलिब्रियम शो हो रहा है उसका, कि ग्रीन पार्टिकल स्टेशनरी फेज के साथ अटैच भी होंगे, डिस्ट्रीब्यूट भी होंगे इधर, और वापस इधर भी आ रहे होंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है यहाँ पे, कि यहाँ एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है कि ग्रीन वाले इधर आ भी रहे हैं और इधर वापस जा भी रहे हैं। ये स्टेशनरी फेज की तरफ जा रहे हैं और फिर वापस मोबाइल फेज की तरफ, लेकिन ओवरऑल मूवमेंट किधर है, नीचे की तरफ जा रहे हैं सारे। लेकिन रास्ते में क्या होगा, इधर भी थोड़ी देर स्टे करेंगे। सेम ऐसे रेड वाले जो हैं वो भी इधर कुछ देर के लिए स्टे करेंगे और कुछ देर के लिए यहाँ पे मोबाइल फेज के साथ रहेंगे। तो अब मसला ये होता है कि इनके दरमियान में, क्योंकि ये मूवमेंट हो रही है ना, तो वो टाइम रिक्वायर्ड जो है ना इस इक्विलिब्रियम के लिए, वो इतने अच्छे से नहीं मिलता। तो इस चीज को क्या बोलते होते हैं, ये जो टाइम नहीं मिल रहा, हम एक चीज में रुकावट क्रिएट कर रहे हैं मूवमेंट की वजह से, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। कि ये काम में रेजिस्टेंस हो रही है ना, इक्विलिब्रियम क्रिएट करने में रेजिस्टेंस हो रही है, और वो किसकी वजह से हो रही है, मूवमेंट ऑफ मोबाइल फेज की वजह से। तो इसको इसीलिए बोलते होते हैं रेजिस्टेंस इन इंटरफेस मास ट्रांसफर। इंटरफेस का मतलब ये जो स्टेशनरी फेज है, इसके ऊपर जो सरफेस है इस पे अटैचमेंट हो रही है ना, जिसको इंटरफेस बोलते हैं। तो इसके दरमियान में मास ट्रांसफर, ये जो मास है अपना सोल्यूट है, इसके ट्रांसफर में क्या होती है, रेजिस्टेंस हो रही है ड्यू टू मोबाइल फेज मूवमेंट। अब अगर क्या करें, मोबाइल फेज जो होता है टाइम को कम कर देता है, ये वाला इक्विलिब्रियम का, तो इसीलिए फिर क्या होता है, सेपरेशन में प्रॉब्लम आती है। इंक्रीज कर देंगे एवरेज वेलोसिटी को, ठीक है, तो डिक्रीज क्या हो जाएगा, पार्टीशन टाइम, और रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इक्वेशन में भी देखते हैं, यहाँ पे सी और म्यू दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो सी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जब सी इंक्रीज होगा तो सी इंक्रीज होने की वजह से एक प्रॉब्लम आएगा, ये यहाँ पे कि वेलोसिटी बढ़ाई, सी इंक्रीज, सी इंक्रीज से क्या होगा, एच इंक्रीज हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इसको हल करने का तरीका क्या करेंगे हम, इधर से जो म्यू है
इसको डिक्रीज करेंगे और सी को क्या होगा, वो भी डिक्रीज मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट फिर हम देखते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या होती है इसकी, कि हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं ये तीनों फैक्टर्स का, तो इसमें ये देखें ए जो है एडी डिफ्यूजन, वो पैकिंग फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक बार कॉलम पैक कर दिया तो फिर वो चेंज नहीं हो सकती। वो जो हाइट के साथ अपना रिलेशन करती है वो कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट है। बी और सी जो है वहां पे चेंज होता है, और वो किस तरह होता है ये यहाँ पे ग्राफ की मदद से नजर आ रहा है। बी का ग्राफ देखें तो क्या होगा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाते रहेंगे, ग्राफ बना हुआ है हाइट और वेलोसिटी के दरमियान में, वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे, हाइट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि बी कम हो रहा है। वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, बी कम हो रहा है, कम होते हुए आखिरकार एक वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, मिनिमाइज तरीन मैक बिल्कुल कम वैल्यू पे आ जाएगा। लेकिन उसी के साथ ऑन द अदर हैंड यहाँ पे क्या होता है कि जब वेलोसिटी बढ़ाती जाती है तो सी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, कि पहले सी बिल्कुल ना होने के बराबर होता है अगर वेलोसिटी बहुत कम हो। वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, सी इंक्रीज होता जा रहा है और एक मैक्सिमम लिमिट तक चला गया है। अब हम वो पॉइंट देखेंगे जहां पे क्या होगा, बी भी मिनिमम तरीन है और सी भी मिनिमम तरीन है। ये देखें बी डिक्रीज होते हुए इस पॉइंट पे मिनिमम तरीन आ गया है, और सी भी इस पॉइंट पे क्या है पड़ा, ये जो इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी उसका सबसे क्या है, मिनिमम तरीन पॉइंट है। तो इस जगह पे जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम वेलोसिटी, कि ये ग्राफ हमें मिलता यूं है, और हम जब अलग अलग फैक्टर को स्टडी करके ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ब्लू कलर का ग्राफ मिलता है, और उसमें से हम उसका ये वाला पॉइंट डिस्कवर कर लेते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे ऑप्टिमम वेलोसिटी होगी। तो फिर हम इस वेलोसिटी के साथ जब कॉलम को चलाते हैं तो हमें एक हाइट इक्विवेलेंट मिलता है, और उस हाइट इक्विवेलेंट से फिर हम बताते हैं कि ये कॉलम कितना अच्छा है, कितना एफिशिएंट है, और उस कॉलम के साथ हम मेंशन कर देते हैं कि इसकी ऑप्टिमम वेलोसिटी इतनी है। होप कि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इसमें मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप मुझसे जब लेक्चर डिस्कशन होगी तो उस वक्त भी मैं बता दूंगा इसमें से कोई भी टॉपिक। लेजेंड कॉलेज के पेज को भी अब आपने सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट जब लेक्चर अपलोड करें तो आपको इन्फॉर्म हो जाए।